फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। कई दिनों के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, पर मैं सोचता हूँ ऐसी वीडियो डाली जाए जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूबल और काम की हो। तो देखिए, आपका जो क्लास 12th का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम, वो जल्द ही है। कुछ महीने रह गए हैं, या कुछ क्या मैं कहूँ तो 2 से 3-4 महीने रह गए हैं। और इस समय पर जो है सैम्पल पेपर, न्यूज़ आ रही है कि सैम्पल पेपर आने वाला है या सैम्पल पेपर आ चुका है। तो हमें क्या समझना है कि सैम्पल पेपर है क्या। और सबसे पहले, अगर कोई बच्चा, देखिए मैंने एक इकोनॉमिक्स का लिया है। आप किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर जाकर सेंट्रल cbsc.academic.गवर्नमेंट या निक करके आएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे लिख देंगे cbsc.academic.nic तो आ जाएगा, और वहाँ से आप जाके PYQ वाले सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ समझने वाली क्या बात है कि ये आपको कराया क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ये सैम्पल पेपर आखिर कर क्यों रहे हैं सर। तो भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आप कितने पानी में, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कहाँ आप खड़े हैं। मतलब कितने पानी में, अगर मैं सिंपल में बात बोलूँ तो कितने पानी में आप, इसलिए आप सैम्पल पेपर का सहारा लेते हैं और आप अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हाँ, हम कितना हमें आ रहा है। अगर कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इस जो आप सैम्पल पेपर को देख रहे हैं इकोनॉमिक के 2023-24 सेशन का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। सेम इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम आएंगे, इसी पैटर्न पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, यही न्यू सैम्पल पेपर आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत पुराना है, नया सेशन का है। और इस सैम्पल पेपर को देखने से आपको क्या होगा, सबसे पहली बात कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ, हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं। तो मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि भाई मेरा तो, मैंने जैसे इसमें दिखाया आपको 10 क्वेश्चन, 10 से ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। बट मेरा कहने का तात्पर्य, 10 क्वेश्चन दिखाया, उसमें से आपने 7 से 8 क्वेश्चन सही किए, तब भी आप बहुत सही हैं, तब भी आप बहुत सही हैं। बट मान लीजिए 100% है, इसमें से 80 to 70% अगर आप कर रहे हैं तो वेरी नाइस। बट अगर आप कर रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि अभी आप 30 to 40% इसमें से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम आई थिंक रिजल्ट आएगा, जो पेपर होगा 2024-25 सेशन का, वो इससे थोड़ा अपर लेवल ही आप समझ के समझ चलिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर 2013, 14, 15 का पेपर देखते होंगे या 18 का पेपर देखते होंगे, तो आपको पेपर जो है सिंपल दिखता होगा। अगर आप 2018, 17, 16 का देखेंगे तो आपको पेपर सिंपल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नहीं थी, तो 2023, 24, मैं कह सकता हूँ 22 से जो पेपर दे रहा है, उसके लिए थोड़ा बदलाव देखने को उसको मिल रहा है, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहले क्या होता था, बच्चा 1 दिन 2 दिन पहले रट के गया, पास हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम लोग कर लेते थे। आई मीन चल जाता था। और अभी भी मतलब कई बच्चे करते हैं और पास हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी, हमने भी 2023 में दिया है, और हम लोग भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ते थे। बट हाँ, ये है कि कर लेते थे और हो जाता था। पर हाँ, इतना ज़रूर पढ़ते थे कि कोई सब टॉपिक हमसे ये ना रह जाए कि भाई फेल होने वाला कदर वाला काम हो जाए। फेल से तो हमें पहले ही पता था फेल तो नहीं होंगे, नंबर अच्छे ही आएंगे, और अच्छे ही भगवान की कृपा से आते थे, ठीक था। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की हम देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझते हैं और देखते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, ये सैम्पल पेपर दिखाने का तात्पर्य यही है कि आप जो है क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएँ, क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएँ, क्या वो आपसे डिमांड कर रहा है, उस चीज़ को आप समझ पाएँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कराने के लिए नहीं लाया हूँ कि भैया एक एक क्वेश्चन में बैठ के सॉल्व कराऊँ, मैं 50 मिनट की वीडियो बना दूँ। नहीं, ये वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट की हो सकती है या 15 मिनट की हो सकती है, और आप इसको समझिए। मैं कुल मिलाकर आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि नेचर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा बनते हैं, और क्या सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है या कोई गलती होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा आपको समझा देना चाहिए, बता देना चाहिए, सॉल्व करा देना चाहिए, छोटा होगा मैं उसको बता दूंगा, बाकी मैं स्किप कराऊंगा, आप देख लेना अपने हिसाब, सॉल्व कर लेना। तो इसको सेक्शन 2 में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे सेक्शन बी आता है। फिर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं।
फिर उसके बाद 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, 4 जो है हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद 60 टू 80 वर्ड्स में इन्हें लिखना होता है। बट यहाँ कहने वाली बात यह है कि दूसरा जो 4th नंबर पे 6 शॉर्ट आंसर आएंगे जिसमें से आपको 4 मार्क्स का रहेगा और 80 टू 100 वर्ड्स में करने होंगे। ऐसे ही 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स का होगा, 100 टू 1। जैसे जैसे आप देख रहे हैं मार्क्स बढ़ रहा है वैसे वैसे लिमिट भी बढ़ रही है वर्ड्स की, तो लिमिट बढ़ेगी तो मार्क्स भी आपके बढ़ रहे हैं। तो दो मतलब डिवाइड किया जाता है सेक्शन में, सेक्शन ए सेक्शन बी, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आपकी जो पेपर होगा उसमें भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप उसको ध्यान से पढ़ के करिएगा। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से आएगा, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स से आएगा। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, थ्योरी कैसे बनती है, वो चीज़ पे आप ध्यान लगाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, कंजप्शन, और ये एमसीक्यू का ही है। कंजप्शन फंक्शन अज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। बिल्कुल, आपका कंजप्शन मतलब चेंज होगा जैसे जैसे आपका इनकम चेंज होगा। अगर आप मान लीजिए 1 लाख कमाते हैं तो आप 1 लाख के अकॉर्डिंग अपना बजट घर का देख के खर्चा करेंगे। बट आप मान लीजिए 10 लाख कमाते हैं तो आपका जो है डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। जो आप 10 रुपए की मिठाई लेने में 4 बार सोचते थे, या 100 रुपए की मिठाई लेने में आप 4 बार सोचते हो, काजू कतली लेना है तो 10 साल सोच रहे हो कब लें, तो वो चीज़ें आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा 10 लाख सैलरी भाई, अब तो पूछना क्या है भाई, पैक कर दो। तो जब पैक कर दो जो आप बोलोगे तो दुकान वाले को लगेगा यार बड़े अमीर हो रहे हैं सब, एक काम करता हूँ हम भी अपने दिमाग मतलब वो प्राइस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कुल मिलाकर इकोनॉमी में ये चक्र चलता है। मतलब अगर आप जो है ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास ज़्यादा मतलब उनके पास कैश होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, और पॉपुलेशन भी आपको पता है बढ़ रही है, और जो है वस्तुएं जो हैं वो कम हो रही हैं। तो उनकी डिमांड जब बढ़ती है और वस्तुएं कम होती हैं, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिक उनकी प्राइस बढ़ने का आ जाता है समय और बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं भैया महंगाई इसको कहते हैं, मैं थोड़ा क्लियर करते हुए चलूँ, थोड़ा थोड़ा आपको जानना भी जरूरी है कि इन्फ्लेशन उसे नहीं कहते कि आज टमाटर का दाम बढ़ गया तो वो इन्फ्लेशन है, नहीं। इन्फ्लेशन जब कंस्टेंट रूप से मतलब कंटिन्यूसली आपके कई पूरी अर्थव्यवस्था में कई चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन आजकल आलू 50 का हो गया, 2 दिन 4 दिन उसके बाद वो फिर से अपने 20 30 40 रुपए में आ गया। जो भी हो मुझे क्लियर नहीं पता है, पर आप समझिए वो अगर आ गया तो वो महंगाई नहीं। हाँ, टमाटर, आलू, अदर थिंग्स के जो भी नेसेसरी गुड्स हैं उनकी दाम बढ़ जाए तो हम उसको महंगाई बोल सकते हैं। दूसरा है ऑटोनोमस कंजप्शन इज द रेशियो टोटल कंजप्शन सी इज टोटल इनकम वाई, नहीं ये गलत है। तो पहला जो है सही है और दूसरा गलत है मेरे हिसाब से। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जितने भी मैं बता रहा हूँ एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। मैं अभी देख रहा हूँ और अभी तुरंत सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट पीडीएफ मैंने देखी खोली और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतना ही लगा रखा है कट करके, मैं ऊपर जो है यहाँ पे वो भी पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, जहाँ से मैंने पीडीएफ लिया वो अभी लिंक भी खुली हुई है, तो मैंने जस्ट लेके थोड़ा सा देखा कि क्या है, बाकी मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमी की ठीक है मेरी, तो मैं थोड़ा सा अगर जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। तो देखते हैं आगे, जो गलती अगर होगी तो आप क्रॉस चेक कर लेना। अब देखिए यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी फॉरेन ट्रेड आपका किसी से नहीं हो रहा है। फॉरेन ट्रेड जब आपका किसी से होगा नहीं, लेन देन होगा ही नहीं, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब है किसी से व्यापार व्यापार नहीं हो रहा। तो पहले तो मुझे लगा नहीं जीडीपी और जीएनपी बराबर जीरो होना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं जब जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर होगा, क्योंकि जब फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं रहा तो दोनों चीज़ बराबर पे ही रहेंगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। जीरो का तो जीरो होगा तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती पॉसिबल। तो ठीक है, एक बार इसको आप क्रॉस चेक क्या करोगे, ये बिल्कुल करेक्ट ही है, पर एक बार देख लेना। द वैल्यू ऑफ कैन ग्रेटर देन, ये तो मुझे देखो ये ग्रेटर देन वाला जो आता है ये मार्जिनल एमपीसी और उससे है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मुझे जो इसका आंसर अभी लग रहा है ग्रेटर देन ये एमपी और उसमें रहता है एवरेज, तो ये मुझे बी लग रहा है, एवरेज प्रोस्पेरिटी और कंज्यूम, इसका एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस अब आया ना, बढ़िया। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्रेस रिपोर्ट, आरबीआई ने एक रिपोर्ट दिया कि 2022 में हमारा देश जो है नेक्स्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, हमने इंडिया रिकॉर्ड एंड आउटफ्लो, मतलब इतना ज़्यादा हमने बोरोइंग जो है आउटफ्लो किया है, दिया है, हमारे यहाँ से गई है, मतलब हमने पैसा भरा है 0.4 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 3 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, आपको ये पता होगा, 4 या 3 मंथ का होता है, साल में 3 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, अच्छा बताइए आपने जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी का, सॉरी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आप 2 अकाउंट पढ़ते हैं, करंट अकाउंट और
कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में भी जो आपको पता है चालू खाता होता है, उसके अंदर भी क्रेडिट डेबिट होता है, और कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट डेबिट होता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कैपिटल में जैसे लोन आता है, एफडीआई, एफआई, जो भी ऋण वाली चीज़ें हैं, जो भी लोन वाली चीज़ें, वो कहाँ आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। अगर पैसा आ रहा है तो इसमें नॉमिनल नेचर, जो हमारे अकाउंट का नॉमिनल फॉर्मूला है, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, और जो एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, ये वाले जो रूल हैं इसमें लग रहे हैं। तो हम देख सकते हैं करंट अकाउंट की तो बात होगी ही नहीं, क्योंकि लोन से इसका मतलब आउटफ्लो से है, बोरोइंग्स है, तो वो करंट को तो हटा दो, करंट को तो नेगलेक्ट कर दो भाई, हटा दो एकदम इससे, ठीक है, हटा दो। अब बात करते हैं हम कैपिटल में, तो कैपिटल ये तो क्रेडिट होगा, ये तो कैपिटल डेबिट होगा। तो क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप सोचिए और समझिए, और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, और जब आप पढ़िए तो इसको देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो चलिए, हालांकि हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाते थे, देखिए जब पढ़ाता है टीचर तो अपना अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो हमने नहीं की हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बट आपका काम क्या है कि उसको अच्छे से करिए। हो सकता है हमने ना किया हो सकता है हमने इतना एनालाइज नहीं किया, पर आपको तो बता रहे हैं ना, तो आप इसको ध्यान दीजिए। कैपिटल डेबिट तो, हाँ, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए जो है कैपिटल में आएगा और डेबिट में आएगा। कैसे आएगा मैं इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट करके एक खाता होता है, जिसमें भाई इधर करंट हम मान सकते हैं, इधर हम जो है इधर ही हम कैपिटल मान सकते हैं, दोनों सीसी से तो आप याद रख सकते हैं। तो करंट में भी जो है, जो रोज़ के लेन देन होते हैं वो पैसे आते हैं, जो प्रेषण आता है यानी रेमिटेंस आता है, जो भी आयात निर्यात होता है, जो भी टेंजिबल वस्तु होते हैं और जो भी इंटेंजिबल वस्तु होते हैं उनके। तो अगर आपसे बोला जाए बीओटी क्या है, कई बार ये पूछ लेता है, बीओटी, बीओटी, थोड़ा स्लो चल रहा है, बीओटी, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या है भाई, ये है जब चालू निर्यात में से चालू आयात को माइनस कर देंगे, जो आता है उसको हम बीओटी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ये कई बार आ जाता है, तो आप देखना। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कैपिटल अकाउंट में आएगा तो भाई डेबिट ही होगा, क्योंकि हमने बोरो किया है और हमें देना पड़ेगा, और वैसे भी हमने हमारे यहाँ से गया है तो खर्चा है, तो आउटफ्लो इज द डेबिट साइड। ओके, चलिए, द वैल्यू ऑफ द गुड सर्विस, ये मैं देखो समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मुझे लग रही है सिंपल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लगेगा समय कंज्यूमर है, कंज्यूम करेगा, उसमें हम आपको थोड़ा सा कह देंगे इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप उसको कर लीजिए। चलिए, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन एक्सपेक्ट मॉनेटरी, अब देखिए मॉनेटरी यूनिट्स, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मॉनेटरी, ये यार ये कैसे चल रहा है, ठीक है, ये जो है मॉनेटरी यूनिट्स जो है आपके पास, ये रही, ठीक है। तो ये मॉनेटरी यूनिट्स पे आप ध्यान दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म द मनी। मॉनेटरी यूनिट फंक्शन, देखो फंक्शन होते हैं मनी के, मनी के भी प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी में आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकंड में आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स। ये दोनों देखिए, पहला दूसरा प्राइमरी हम कह सकते हैं, और दूसरा तीसरा और चौथा सेकेंडरी, या हम सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हैं, यानी द्वितीय फंक्शन, प्राथमिक फंक्शन, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि मॉनेटरी यूनिट क्या करता है, पहले देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है मॉनेटरी, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको रखना इकट्ठा करके, ये देखो पहले ये किस लिए ये क्वेश्चन आया, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम वाला, मनी एंड बैंकिंग, उसमें इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, क्योंकि हम बार्टर सिस्टम में ये पढ़ते हैं कि हम पहले वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। अभी भी आप देखते होंगे गाँव में कई जगहों पर लोग क्या करते हैं, भैया आपके पास दो भैंस है, मेरे पास ये वाली गाय है, उनको गाय की ज़रूरत है, उनको भैंस की ज़रूरत है, मतलब बहुत कम ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भैंस की कीमत देखिए गाय से ज़्यादा होती है, कई मतलब कुछ ब्रीड को अगर छोड़ दिया जाए तो भैंस की कीमत ज़्यादा, ऐसा नहीं कोई भैंस दे देगा और वो ले ले। हाँ, ऐसा हो कई बार भाईचारा में, दोस्ती यारी में, कि चल भाई ये तू ले ले, मेरे यहाँ भैंस है, तू एक गाय दे दे, मेरे यहाँ गाय नहीं है, ये हो जाता है। कई बार क्या होता है, पहले, हाँ पहले आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है कि हमारे गाँव में पहले जो है वो गुब्बारे वगैरह वाले आते थे, गुब्बारे वगैरह वाले आते थे ना, कि भाई गुब्बारे फुला के देते, बाल ले लेते थे, हेयर लेकर बाल दे देते थे। तो क्या आप मनी दे रहे हैं? नहीं, आपने क्या दिया, कोई वस्तु दी और वस्तु ले ली। पहले हमारी जो मतलब पूर्वज थे वो भी बार्टर सिस्टम पे ऑलमोस्ट थे, ठीक है। कोई ऐसा ज़्यादा रुपयों का संचालन नहीं था। रुपयों का संचालन आई मीन हमारे दादा परदादा के समय में तो आ ही गया था, कोई मुगल काल की बात हो नहीं रही है। आई मीन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब धीरे धीरे जो है, अब तो कैशलेस इकोनॉमी होती जा रही है, मतलब अब तो यूपीआई आ गया, मतलब कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वो दिस दैट, ठीक है। बट कहने का तात्पर्य यही है कि
बार्टर सिस्टम में क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, पर अभी क्या है, मनी के बदले मनी। तो मॉनेटरी यूनिट्स में अगर हम किसी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो यूनिट ऑफ अकाउंट आपको सही नहीं लग रहा, इकाई मतलब यूनिट ऑफ अकाउंट है, तभी तो हम सही कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट मतलब होता है जैसे आज आपको कोई पैसा देना था, आपने 1 महीना बाद दिया, ईएमआई के रूप में दिया, मतलब पैसे को ट्रांसफर करके दे रही। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा हो सकता है कि आधा आधा आपने भैंस कल भेजा, आधा परसों भेजा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही कोई कर सकता है, वो आपको पता है कौन कर सकता है, वो भी गाय के साथ करते हैं, भैंस के साथ कम करते हैं, ठीक है। वो निर्लज लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करते। अगर कोई है इस चैनल पर, अगर वो करता है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो है, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, पर मेरे को लगता है भाई गाय के साथ अगर कोई करता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, अब आप कई लोग कहेंगे अभी तो बोल दे रहा है, अभी 4 लोग मुस्लिम खड़े रहे तो नहीं बोलेगा, लो मैंने चलो ले ही लिया ना। कई ऐसे होते हैं, मतलब मैंने देखा है कि मेरा एक जान पहचान का था, उसने क्या किया कि सावन में वो मेरे से हाथ मिलाता था वो, मतलब, और मैं ये सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत लोग होते हैं बहुत ख़राब भी होते हैं। तो इसका 50-50 नहीं कह सकते, 90 to 10% हम कह सकते हैं, ठीक है। 90% बैड एंड 10% इज़ गुड, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो एक व्यक्ति था, उसका मैं कास्ट नहीं बोलूँगा, ठीक है, और वो मेरे से हाथ मिला था, जय श्री राम करता था, कहता था भाई मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं खाता, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं। हमने कहा सही है भाई, मुझे क्या पता कि क्या है क्या नहीं, और तुम्हें तो ज़्यादा मिलता नहीं था उससे, कभी कभी जैसे मिल गए रास्ते में या कहीं। सो एक दिन क्या हुआ, मैं आ रहा था बाजार से, मार्केट से जा रहा था, तो मैंने उसको देखा, वो जो है काली पन्नी में जो आप लेते हैं वहाँ पे दुकान पे जाके, वो चीज़ वो ले रहा था। अब मैं उसका नाम भी नहीं लेता जल्दी, ठीक है, वो जो मुर्गे उर्गे का होता है, वो ले रहा था। चलो मैं बोल ही देता हूँ यार, चिकन ले रहा था, बोलने में क्या जा रहा है। तो वो ले रहा था, उसको मैंने देखा, ठीक है, उसने मुझे भी देखा, उसके बाद उसने वो चीज़ छुपाई। क्यों छुपाई? क्योंकि वो जानता था कि मेरे सामने उसने जितना फेंका था कि मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये नहीं वो नहीं, वो सब उसका पकड़ा गया था। वो भी देखो पकड़ा कब गया था, सावन के मंथ। सावन में तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, मैंने अदर कास्ट में भी देख रखा है जो छोड़ देते हैं, बट अरे वो छोड़े ना छोड़े, पर झूठ क्यों बोल रहा है मेरा, मैं ज़्यादा इस बात, मैं आपको बताने आया हूँ, मैं ऐसी बातें करता नहीं हूँ, बट मेरी मतलब भावना है कि भाई ये तो झूठ मत बोलो, और झूठ बोल भी रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। फिर एक दिन मेरे को मिला, मैंने उसको खून चमकाया, मैंने कहा भाई तू क्या है बंदा है, एक तो पहली बात तो झूठ मत बोला कर, फेंकू चंद कहीं का, मतलब बहुत सारी बातें हुई उससे। वो चुप था सिर्फ, और कुछ बोला नहीं, क्या बोलेगा उसको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब सकल डिमांड, मैं कह सकता हूँ पूरे देश में जो डिमांड होती है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरे देश की सप्लाई। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी ऑब्टेन द वर्टिकली एडिंग द, अच्छा वर्टिकली एडिंग करेगा तो क्या होगा, वर्टिकली एडिंग में आपको याद होगा, चैप्टर वगैरह आपने पढ़ना होगा। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी आपको सीधे ले जाता है, बढ़ाता है, कंजप्शन भी आपको, मतलब ऐसा थिंकिंग बना के चलिए, बाकी इसका मैटर कुछ और है। तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मैंने याद किया था ऐसे, तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक ये थोड़ा सा टाइम लिमिट लेगा या नहीं लेगा, पढ़ लेता हूँ एक बार। आइडेंटिटी द करेक्ट रीजन द इफेक्ट डिमांड, अच्छा डिमांड के ऊपर है, फॉरेन एक्सचेंज पे जो है कैसे डिमांड हम अफेक्ट कैसे करता है डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, इन इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी में कैसे डिमांड करता है। अगर मैंने कोई चीज़ इंपोर्ट की और मैंने कोई चीज़ परचेस की, तो ये दोनों चीज़ मुझे लगता है नहीं, या तो इसका फर्स्ट और सेकंड होगा, या तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ होगा। तो मुझे ये जो है ये ऑलमोस्ट दोनों लग रहे हैं, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए, मुझे डी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो हम जब परचेस करते हैं अब्रोड से तब भी हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं तब भी पैसा हमारा जा रहा है, तो उनकी इकोनॉमी में तो भाई बढ़ रही है इकोनॉमी उनकी, तो उनकी डिमांड अफेक्ट कर रही है, बढ़ रही है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी आप इस बार इसको एक बार क्रॉस चेक करिए, ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है न्यूमेरिकल है। ये क्या अभी, अच्छा कहाँ, तो कैपिटल अकाउंट दे रखा है, उसमें देखिए इन्वेस्टमेंट आता है, मैंने बताया था आपको, एक्सटर्नल बोरोइंग आते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस आ जाते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई
और FPI भी आता है, तो FPI को मैं ले लेता हूँ, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएगा, बाकी सब तो इंक्लूडेड है। अब आ रहे हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप, सॉरी थ्योरी टाइप के क्वेश्चन, वो आप देखिए और समझिए थोड़ा सा कि नेचर कैसे पूछता है थ्योरी में। करंट अकाउंट डेफिसिट है, फाइनेंस बाय कॉरस्पेंडिंग कैसे करता है, कैपिटल है। डू यू एग्री विद गिवन स्टेटमेंट, आप इसको बहुत ईजी से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए 20 मिनट का हो गया, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का करेंगे, 30 मिनट से अब वो नहीं जाने देंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि मैं समझाऊंगा नहीं, बट मेरे को समझाना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि आपको पता रहे कि हाँ नॉलेज है, तभी व्यक्ति समझा रहा है। तो ये जो 12 क्वेश्चन है और में है, दोनों का मार्क्स सेम है, देखिए 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। अब क्या करते हैं बच्चे, कई बार वो इसको गलती से तो देखते नहीं है, या फिर वो क्या करते हैं कि भैया इनको थोड़ा सा इसमें से आता है, वो इसमें लग जाते हैं, इसको करने में लग जाते हैं। अरे भाई इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा कब, जब आप पूरा सही करोगे, मिलेगा तभी ना मिलेगा। अगर आपने आधा गलत किया तब भी 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे। इसमें 2 है, 2 सही कर दो, 2 नंबर ले लो। मतलब जो मैं आपको तीनों आ रहे हैं, आप तीनों कर लो। मेरे हिसाब से सबसे इजी अगर इन दोनों में से है कोई तो ये कंजप्शन गुड पहले ही चैप्टर का है, मतलब उपभोक्ता वस्तु क्या होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो भी बिजनेस में रोज रोज ये खर्चे होते हैं उसको ऑपरेटिंग मनी कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस उसे कहते हैं जब उसमें से कुछ पैसे बचते हैं और हम कहीं और, मतलब ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। एक्सटर्नलिटीज भी आप लिख सकते हैं, मुझे अभी करंटली याद नहीं आ रहा है ये क्या होता है, क्योंकि हिंदी में होता तो मैं बता देता, क्योंकि मेरे 2-3 सब्जेक्ट इंग्लिश में थे और 1-2 सब्जेक्ट मेरे हिंदी में भी थे, तो मैं हिंदी मीडियम से ही था, तो ज़्यादातर मेरे जो है हिंदी मीडियम में मैं थोड़ा फील बेटर करता हूँ, और इंग्लिश मीडियम में फील बेटर ही है, बट ये थोड़ा सा इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ें बेटर, जैसे इकोनॉमी मेरे लिए बेटर है, पर अब आप कहेंगे कुछ अदर सब्जेक्ट हिस्ट्री बता दो, वो बता दो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, देखिए हाइपोथेटिकल मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब मान के चलना। ये थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। तो हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य इसको छोड़ के आप ये कर लीजिए, ठीक है, ये वाला कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, अगर आता है तो। नहीं आता तो ऊपर वाला ही करिए। अब इनमें भी और है, अब मेरे हिसाब से इन दोनों में से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैं वर्ड देखता हूँ। देखो रिड्यूस इन्फ्लेशन, ये पक्का आरबीआई वाले क्वेश्चन है। आरबीआई ये लो, आ गया आरबीआई, तो तुम इसमें बना के ठोक सकते हो यार, अगर इस चैप्टर पढ़ रखा ना, बना बना के इतना बढ़िया कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, हम लोग 80% तो, मतलब सॉरी 80 नहीं, 50% तो बनाते ही हैं, 50% जो है अपना जो पढ़े रहते हैं उससे करते हैं। और कई बार तो 50% जब याद नहीं आता तो उसमें भी राम कथा ही बना के आनी पड़ती है और अच्छे नंबर आ जाते हैं। पर पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है। अब ये नहीं आरबीआई के बारे में आप लिख रहे हैं और लिख दिया कि आप जनधन योजना, तो ऐसा नहीं है। आप आरबीआई के बारे में लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप लिख रहे हैं आरबीआई इज़ देयर, आरबीआई आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, वो उसके बाद देखो ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का नेचर देखो कैसे घुमा के पूछ रहा है, कुछ घुमा के नहीं पूछ रहा, बहुत इजी तरीके से पूछ रहा है, थोड़ा सा लेवल पहले से आप पहले देखते होंगे क्वेश्चन, तो पूछता है आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई जो है क्या कार्य करता है, आरबीआई को, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये पहले भी आ सकता था। आरबीआई के बैंक को सुपरवाइजर क्यों कहते हैं, ये पहले भी आप देखने को आपको मिलेगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बट मैं बात करूँ इसकी, तो ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, देखो रिजर्व बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ ना पाए। ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहे। एक स्टैगफ्लेशन होता है, एक इन्फ्लेशन होता है, एक डिफ्लेशन होता है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे जब आप कमेंट करेंगे। तो रिजर्व इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अगर सिंपल बात में बोले तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई, वो मॉनेटरी टूल से करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रमोट करती है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को कहती है भैया अपना जो सरप्लस है उसको अपने अंदर ही रखो, पार्क करके रखो। जब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो रिड्यूस करने के लिए वो क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक होता है उनको बोलती है भैया आप ज़्यादा पैसा लोन में मत दो, क्योंकि ज़्यादा पैसा अगर आप लोन में दोगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो उनके पास कैश होगा, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, महंगाई ऑटोमेटिकली आप देखेंगे बढ़ जाएगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इकोनॉमी की नॉलेज है, थोड़ी बेसिक सी भी, तो आप इसको कर सकते हैं। हम लोग को भी बहुत ज़्यादा हाइयर लेवल का कुछ पता नहीं है, बट बेसिक अगर पता है ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन इतना ईजी है कि मैं इसको अगर कहता हूँ बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, इसके मतलब आरबीआई के काम उसी से क्वेश्चन है। बैंकर्स एंड बैंकर सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स और बैंकर सुपरवाइजर क्यों कहते हैं और इसके फंक्शन क्या हैं।
तो ये बैंकर्स और बैंकर सुपरवाइजर का फंक्शन क्या है? तो देखो बहुत सारे बैंक के, रिजर्व बैंक के फंक्शन है। फर्स्ट, ये कमर्शियल बैंक को लोन देता है, पहला यही है इस फंक्शन, इसका यही कहने का तात्पर्य है कि सुपरवाइजर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, कहीं भी उनकी दाल नहीं गलती, तब वो आते हैं आरबीआई के पास, वो कहते हैं भैया पैसा दे दो, पैसा नहीं कहूँगा, रुपए दे दो, डॉलर दे दो, करोड़ों में दे दो, अरबों में दे दो, हमें लोन देना है, हमें ये करना है, अपने बैंक को चलाना, और आरबीआई दे देता है, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है, आरबीआई उनसे कुछ लेता है, आरबीआई भी फ्री में नहीं देगा, हम लोग किसी को पैसे देते हैं ब्याज पे तो क्या करते हैं, ब्याज पे देते हैं ना, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आरबीआई जब पैसा देता है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, तो वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम, आपने पढ़ा होगा, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कहते हैं। सीआरआर उन बैंकों के पास रखना पड़ता है, एसएलआर बैंक को आरबीआई के अंडर में रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसको बढ़िया से डिफाइन करके लिख सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए 25 मिनट का हो गया, 5 मिनट में और आप कर लूँगा। 16 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एलेबोरेट और थोड़ा सा करने वाला क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस एक्सप्लेन द, अब देखो और में अगर मैं होता तो मैं और वाला कर देता, मैं इनके चक्कर में पढ़ता ही नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ, मैं करके जाता था, और मैं इसको कर भी सकता हूँ टाइम लेकर, बट मेरा जो मेन फंक्शन होता था, मैं जानता था यार और में आएगा, तो हम क्यों नहीं फालतू का समय ले रहे हैं, हम इसको कर दें। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट बजट का क्या योगदान है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट बताना है, बना के लिख सकते हो, गवर्नमेंट बजट क्यों है, गवर्नमेंट बजट होता क्या है, बजट इस मतलब आने वाले समय का खर्चा, और ये सब डिफाइन करके जोड़ जाड़ के करा जाता है। 1 फरवरी को हर साल, मतलब जो है इसका जो मतलब अधिकार है, जो बजट के रूप में नहीं लिखा हुआ है, याद रखना, ये जो बजट वर्ड है इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, ठीक है। ये बजट के वर्ड का मतलब होता है चमड़े का थैला। जेम्स विल्सन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहली बार बजट को पेश किया था। ये सब थोड़ी जीके के वर्ड हैं। तो उन्होंने क्या किया था 1928 या कुछ ऐसे ही था, 1968 वगैरह में। तो उन्होंने क्या किया, जब वो जो जिस बैग में वो लाते थे, इंग्लैंड के बैग में, वो जो बैग था वो चमड़े का बनाते थे, तो इसलिए लोग उनको बजट, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ कि टाइम कम लगे और आप समझ जाएं, ठीक है। ये समझिएगा कि मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जल्दी से जल्दी में बोल के और आप जल्दी जल्दी समझ लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट जो है भाई, क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत योगदान है, क्योंकि जब बजट ज़्यादा होगा तो हमारा देश डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, हेल्थ सेक्टर में, इन सेक्टर में बढ़िया से आप समझ के कर सकते हैं, थोड़ा और भी कोर में जाकर। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, अब ये क्या है भाई, आयुष्मान भारत स्कीम, देखिए ये आपकी बुक में नहीं, मेरे हिसाब से आपकी बुक में जब मैं पढ़ता था तब नहीं था। अगर न्यू, अगर लिखी गई है या न्यू चैप्टर्स कुछ आए हैं या न्यू कुछ वर्ड डाला है तो हो सकता है हो, या मैंने पढ़ा ना हो। पर जहाँ से मुझे लग रहा है आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड मेडिसिन, तो यार मेडिसिन वर्ड से मुझे डिफाइन हो रहा है कि कुछ हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये जो है पीएम जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया होगा, और ये जो है गरीब लोग हैं, देखिए बैकवर्ड सेक्शन है, उनके लिए जो है थोड़ा सा मददगार होगा, ऐसा आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे को क्लियर इसके बारे में नहीं पता है, पर हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ ये मेडिसिन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करता है। पीएम ऐसे करके कुछ होगा इसका, ठीक है, आप देख लीजिएगा। गिविंग द वैलिड रीजन, एक्सप्लेन द हाउ इज ट्रीटेड एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक इनकम कैसे ट्रीट करता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, एक में से एक माइनस करना है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है, कर लीजिए। अब सेक्शन बी पे आते हैं, अभी हमारे पास सेक्शन बी और 28 मिनट हो गए, मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा ही हो जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है, आप पढ़िएगा अच्छे से, मैं पढ़ ले रहा हूँ मेरे को, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो है क्या गोल था, अब ये देखो सब सेम लग रहा है, सब सेम लग रहा है, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन। अब बच्चा करे तो क्या, सब अच्छा ही तो लिखा हुआ है, और सच में इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी तभी 5 ईयर प्लान लाया। पर इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है, आपको ये ढूंढना है कि सबसे बेहतर क्या है। सबसे पहले आप एक चीज़ को काटिए कि गुड हेल्थ, ये कोई एक टॉपिक की बात तो नहीं करता है, अगर उसको लिखना होता तो हेल्थ सेक्टर लिख देता या हेल्थ लिखता, मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं हो सकता। डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, ये हो सकता है। ग्रोथ, इक्विटी, ये नहीं हो सकता। इक्विटी का मतलब कुछ होता ही नहीं, इक्विटी मतलब अकाउंट की भाषा में बोलो तो समता होता है, समतांश, जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि दो तरीके से शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, तो ये इक्विटी उससे बिलोंग करता होगा, या तो एक पॉलिटी में भी इक्विटी होता है मेरे हिसाब से, तो उससे बिलोंग कुछ कर रहा है। आप एक बार इसको देखिएगा। बचा ये दोनों, अब ये दोनों में से मुझे लगता है ए सही है, बिकॉज क्योंकि डेवलपमेंट से बड़ा ग्रोथ होता है। मैं अगर आपको ध्यान से अगर आप जाएं समझें
ग्रोथ पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति को ध्यान रखता है और डेवलपमेंट पूरे देश का ध्यान रखता है। तो मैं ग्रोथ पे मैंने पढ़ा था कि जब मैं आंसर देखता था मैं ग्रोथ पे जरूर मारता था और ग्रोथ वाले ही सही निकलते थे। तो कई बार ग्रोथ और इक्वालिटी ये सारे सही हैं। तो आप इस पर मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है आधुनिकरण, सेल्फ रिलायंस मतलब लोगों में विश्वास पैदा करना और सब कुछ बढ़िया करना। चलिए, अब ये जो है इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर हैं और इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर आपको पता है सारे जो है एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स होते हैं। पर कई बच्चों को ये हिस्ट्री लगती है और बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री जैसा है और ये थोड़ी कभी कभी पकाऊ भी लगने लग जाती है अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट ना आता हो तो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना इसमें, पर कई बच्चों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ हिस्ट्री से ये बिलोंग नहीं करता है। देखो, हम जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको अगर थोड़ा सा भी पास्ट की चीज़ें पढ़ाने लग जाओ उनको हिस्ट्री लगने लग जाती है। और इसीलिए हम लोग करंट में और फ्यूचर का थोड़ा सोच लेते हैं, पर पास्ट में क्या हुआ इसके बारे में कभी कभी सोचते हैं भाई ये है वो है। ठीक है, तो ये चलो कॉमर्स की बड़ाई हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चाइना एज अ परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल इज वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। देखिए, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। जैसे कि आपने देखा होगा अम्ल और सारक क्षारक जो होते हैं उनके सूचक क्या, इंडिकेटर क्या होते हैं बता सकते हैं आप मुझे? टर्मरिक होता है, लिटमस पेपर होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार से आप इसके जो सूचक है, किस चीज़ के सूचक? हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द फ्लोइंग हेल्थ इंडिकेटर। हेल्थ इंडिकेटर के कौन कौन से सूचक हैं, मतलब आप इसको देखें और आप बता दें कि ये हेल्थ के बारे में बता रहा है। अब इनमें से वो चीज़ को हटानी है जो हेल्थ के बारे में नहीं बताता है। तो पढ़ते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मतलब एवरेज आप कितना जी रहे हैं पूरे आपके 100 साल की उम्र में। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल, वो एबो पॉवर्टी लाइन बिलो पॉवर्टी लाइन आपने पढ़ा होगा। मेटरनल मोर्टिलिटी रेट इसका मतलब क्या होता है? ओ सॉरी, हाँ, मदर जो होती है मदर उनकी मृत्यु दर मतलब मातृत्व मृत्यु दर। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल के अंदर 1,000 नहीं 1,000 जन्मे बच्चों में से 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं उनको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 40 है, तो यानी 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल के अंदर मर गए वो 40 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आपको पता है एवरेज आप कितना जीते हैं ये आप देख लीजिएगा। परसेंटेज ऑफ बी, ये तो यार राशन कार्ड से संबंधित है। ठीक है, तो इसको तो कोई मैटर ही नहीं करता, ये गरीबी के बारे में बता रहा है, हेल्थ के बारे में नहीं बता रहा। मैटरनल मोर्टिलिटी, इसको भी आप अगर ये ज़्यादा होगा तो हम क्या सोच सकते हैं कि हमारा जो है हेल्थ सेक्टर बेकार है। अगर हम कहेंगे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 2 है, 5 है, 10 है तो ठीक है। पर अगर हम बोलेंगे 100 है, 500 है, 163 है, 162 है, जो कि 2017-16 में हमें देखने को मिलता था 130, 126, 125, पर अगर अभी के रूप में देखें तो कम हो जाता है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में जहाँ तक मुझे लग रहा है कम हो गया होगा क्योंकि अब डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैटरनल मोर्टिलिटी जो होता है 1 लाख जो है बच्चों जो जन्म लिए उनमें कितनी माताओं की मृत्यु हुई। तो जैसे मैंने बोला 30 मोर्टिलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, तो इसका मतलब 1 लाख जन्मे बच्चों में से 30 माएँ जो है मृत्यु पैदा करने के दौरान या पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु हुई। आई थिंक जन्म देने के बाद, बॉर्न करने के बाद, पैदा कहना उचित नहीं होगा, बॉर्न करने के बाद सही रहेगा। ठीक है, सॉरी अगर मिस्टेक हुई तो। द सेकलेस एग्रीकल्चर, अब यहाँ बात करते हैं सेकलेस। वैसे पैदा भी कोई दिक्कत नहीं, पैदा हम होते हैं भाई, उसमें कोई वाली बात नहीं है। मैं एज अ सॉरी इसलिए बोला हूँ क्योंकि टीचिंग की भाषा में पैदा एक अच्छा वर्ड नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने सॉरी बोला। द सेकलेस ऑफ द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल परमामेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इज द रिजल्टेड द ओहो। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब जो सक्सेस हुआ है, जो इतना बढ़िया सक्सेस है, जो सक्सेस रेट है, जो ये अप्लीकेबल है, वो किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें उसमें हेल्प की हैं। तो भाई इससे ये क्वेश्चन तो मैं मानता हूँ हो ही नहीं सकता। सबसे बच्चा अगर पढ़ा भी होगा नॉर्मल तो उसको पता है HYV तो था ही था उसमें मेजर रोल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर ये बच्चों को नहीं पता होगा। अब ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्योंकि ये जो है थोड़ी सी डीप की बात कर देता है। मैकेनिजेशन मतलब होता है जब आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, जब आपने खेत की जुताई करना स्टार्ट की, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ट्रैक्टर की? पहले क्या होता था कि चलो भाई ऑर्गेनिक कृषि होती थी, गोबर डाल दिया, उससे जो कृषि हो रही है कम होती थी। मतलब एक गेहूं के पेड़ में हम कह सकते हैं मतलब बहुत कम बीज या होते थे। पर HYV बीज ने ये क्षमता बढ़ा दी। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में जो है क्या है, नॉर्मन बोरलॉग जी क्या है, मैं थोड़ा लेट लगेगा इसको लिखने में, नॉर्मन नॉर्मन, ये भैया इसको लिख लेना, बोरलॉग लिख लेना वरना ये पूरा 40 मिनट लिखेगा। ठीक है,
नॉर्मन बोरलॉग जी जो थे वो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक हैं। वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। मैकेनिजन मैकेनिजन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन मतलब जो मशीन उसीन बढ़े, जैसे थ्रेशर का डिमांड बढ़ गया होगा, ट्रैक्टर का डिमांड बढ़ गया होगा, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो सारी चीज़ें इनमें डिमांड बढ़ी होंगी। केमिकल फर्टिलाइजेशन का HYV जब आया, जब ये हुई, तो यही तो कारण है आज जो हमारे खेत बेकार हो रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? केमिकल फर्टिलाइजेशंस का। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें जो है, उर्वरक वगैरह, ये सारी जो है मृदा को दिक्कत देते हैं लंबे समय तक उपयोग करने पे। पर इन्हीं के कारण आज जो है उत्पादन क्षमता बढ़ी थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन तो भाई पहले करते थे, तो इसका मैं मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर है। ऑर्गेनिक वर्ड ही इसमें मैच नहीं करता, क्या करें हम, ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो मैं इसको कहूँगा 1 2 3 इज द करेक्ट। देखो मैं गजब, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, पर मैं आपको सॉल्व भी करा रहा हूँ। बिकॉज ऐसा बिल्कुल बात मत सोचना कि मैं ये सोच रहा था कि मैंने देखा नहीं है। मैंने देखा था और मैंने ये भी सोचा था कि मैं सॉल्व करा सकता हूँ। बट मैं फिर मैंने वीडियो बनाते वक्त ये सोचा कि भाई क्यों ना इसको सिर्फ दिखा दिया जाए बच्चों को, बच्चे इसमें थोड़ा एनालाइज करें कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे पढ़ के जाना है। बट मुझे लग रहा है कि यार मेरे को आ रहा है तो मैं बता दूं, आपको ये ना लगे कि भाई नहीं, अगली बार अगर मैं कभी सैम्पल पेपर बताऊंगा तो इतना समय नहीं लिया जाएगा। अभी 1 मिनट आप मुझे 40 मिनट से 50 मिनट भाई दे दीजिए, क्या करना पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये चित्र वाला आप कर लेना, ठीक है। क्या है ये चित्र वाला, एक बार देख ही लेते हैं। स्टडी ऑफ द फ्लोइंग पिक्चर, गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, वुमेन जो है हाउस होल्ड में बी कीपिंग मतलब रखती हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करती हैं, बिजनेस करती हैं अपना, सुच काइंड ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, कई बार मैंने, एक बार मेरा दोस्त है, बहुत प्यारा सा दोस्त है, अ, उसका नाम जो है ई से है, मैं उसका नाम क्या लूँ, पड़ोसी है मेरा, उसको अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो समझ जाऊंगा, नाम लेना उचित नहीं है। एक बार क्या हुआ था, वो, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि भाई वो पढ़ने में बहुत सही है। तो चलो वो बात हटा देते हैं, नहीं तो कहीं वो सुने तो उसको बुरा लग जाए। छोड़ो उस बात को, टॉपिक हटाते हैं। एक बार ऐसे हमारे में कुछ हुआ था, मैं बताने जा रहा था कहानी, पर छोड़ो। इंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज, सुच काइंड ऑफ एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टिगेट अंडर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी। देखो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है विविधताएं, ऐसे कह सकते हैं हम। तो हम कह सकते हैं इंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है ये क्या, इस चित्र को देखो, यहाँ मेरे हिसाब से मधुमक्खी छपी हुई है या पक्षी है कोई, मधुमक्खी है भाई। तो मधुमक्खी को देखो, एक तो पीटी कल्चर, इसे कुछ कहते थे, याद है आपको? पीसी कल्चर, पीटी कल्चर, अंगूर की खेती को विटिकल, ऐसा कुछ था ना। तो वो चीज़ें आई थिंक इससे बिलोंग करती है, पर यहाँ पे वो लिखा नहीं हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर तो मतलब होता है फ्लावर वगैरह की करना, कुछ फल फ्रूट की करना। फिशरीज हो सकती है, देखो फिशरीज हो सकती है क्योंकि फिश वगैरह में आता है, पर मुझे ये भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। और पोल्ट्री मतलब होता है अपना पक्षी वगैरह जो होते हैं उनका जो है पालन करना अपने उपयोग के लिए। एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ये हो सकता है, ज़्यादा उचित मुझे ए लग रहा है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अब ये 1991 एलपीजी से संबंधित है। ये पहला वाला सेगमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आया था। क्राइसिस वर्ड देख के मैं इसको सही बोल दिया, क्राइसिस दिखा और मैंने बोल दिया कि हाँ ये सही है, पर ये गलत चीज़ है। ये मेरे को थोड़ा सा पता है इसलिए मैंने बोल दिया, पर आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है यहाँ पे जाके नहीं लिख देता है, तो वो चीज़ देखना आप। डिवेल्युएट करेंसी है, मुझे इसका आंसर इस वाले का नहीं पता है, तो एक बार आप देख लिए। पहला सही है, दूसरा मुझे क्लियर इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आता तो मैं वर्ड देख के बता देता कि हाँ मुझे आ रहा है, पर डिवेल्युएशन करेंसी वाज इमीडिएट, हाँ ये मैं कह सकता हूँ दोनों ही उचित सही है। क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब क्राइसिस हुआ तो डिवेल्युएशन हुआ करेंसी का, ये मैं इस सेगमेंट से बोल देता हूँ। पर इमिटेंट मतलब रिप्लेंस मतलब ये मुझे नहीं पता भाई, इसको आप देख लेना। वैसे दोनों मुझे सही लग रहा है। अंडर द चाइना फार्मर्स इंडस्ट्रियल यूनिट विद, अच्छा याद है आपको चाइना ने क्या अपनाया था? ग्रीप लीफ फॉरवर्ड, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। पर ये फेल हो गया था लास्ट में, 1.5 to 2.5 लोग इसमें मारे गए थे फेमाइन के द्वारा। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप क्लियर हो जाए, कि थोड़ी मोड़ी नॉलेज भी मिल जाए और आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। कम्युन सिस्टम तो हाँ है, ड्यूअल प्राइसिंग, ग्रेट प्रॉब्लम, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, तो इसको देख लेना। मुझे उचित इसका पता नहीं है क्योंकि ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम प्ले वाइटल रोल, देख लेना इसको एक बार, समय लेने वाला क्वेश्चन। मे बी डिफाइन द मेजर ऑफ एक्शन, डेमोग्राफिक मतलब होता है जनसांख्यिकी, ये मैं थोड़ा बता सकता हूँ। पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन, ये क्वेश्चन मेरे टाइम में भी आई थिंक आया था। कई बच्चों ने इसमें गलती की थी कि पॉलिटिकल एंड सोशल डिसीजन मेकिंग उसने पूछा था। कई लोगों ने सोचा कि डेमोग्राफिक हमने पढ़ रखा है जनसांख्यिकी वाले में, और जनसांख्यिकी क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो है
नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर और हेल्थ इंडिकेटर तो भैया डेमोग्राफी वाला बताता है जो उचित है, पर ये पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग मेरे में आया था, इसलिए मैं करेक्ट आंसर इसका बता सकता हूँ। लिबर्टी इंडिकेटर है इसका उचित आंसर, क्योंकि पॉलिटिकल से लिबर्टी मतलब एक तरीके से आज़ादी ही होती है। ठीक है। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया यूनिफेज, ये आप कर लेना भाई। अच्छा, इसमें मैचिंग का है, 27वां क्वेश्चन मैचिंग का है, जल्दी से देखते हैं, टाइम लेगा क्या। अडोप्शन ऑफ फिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इसको आप देख लेना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान में तो 1953 में स्टार्ट नहीं होता, ये गलत है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। डी इज अ रॉन्ग, क्योंकि 1950 से 1956 या 1953 तक ये चला था, तो 50 से स्टार्टिंग मान लेंगे उसका। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कैंपेन फोकस ऑन मैसिव ओ भाई मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये करेक्ट हो सकता है, सी इज करेक्ट हो सकता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। 28 ड्यूरिंग द कोलियन पीरियड नंबर ऑफ सोसाइटी, ये आप देख लेना, टाइम लेने वाला है। द प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी टाइम लेने वाला है, देख लेना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा। राव्या, ये केस स्टडी पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप कर लेना। देखो चाइना ने क्या किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, आपको याद है 1979 में, उसके बाद उसने क्या किया 2015 या 14 में बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, तो इसलिए ये थोड़ा उसके ऊपर निर्धारित क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्टेट एंड एलिब्रेट द वेदर स्टेटमेंट फॉल्स विद वैलिड एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस द इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज ओनली। नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है प्रोसेस करता है इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज और नहीं, ये फॉल्स है भाई, सब में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है एग्रीकल्चर, वो सेकेंडरी टर्टरी सब सेक्टर में हेल्प करता है। जनधन योजना, ये लो अभी इसकी बात मैंने आई थिंक ऊपर की थी, जनधन योजना जो है मोदी द्वारा चलाई गई थी, पीएम मोदी द्वारा, कि सबका एक खाता हो उसमें जीरो बैलेंस, ये सब था ना कुछ, देख लेना। सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट भी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉय। अच्छा, सिंस इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय कैसे जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में जो है रोजगार बढ़ाया गया। फॉर्मल आपको बता दूं कि वो होता है जो संगठित क्षेत्र होते हैं जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड सुविधाएं मिलती हैं, आई थिंक क्लियरली। इनफॉर्मल जैसे प्राइवेट सेक्टर आप कह सकते हैं, ये आप कर लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाह भाई एकदम इजी क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को सब्सिस्टेंट फ्रूट ग्रेन में, ये आप आराम से कर सकते हैं, मुझे इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो कहने का तात्पर्य आपको इस सिंपल पेपर से क्या समझा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आरबीआई इंपॉर्टेंट है, कुछ सेगमेंट इंपॉर्टेंट हैं जो आप नोट करके बना सकते हो अपना। ठीक है। ये भी आप देख लेना, ये लैंड रिफॉर्म पे है। ये 27वां क्वेश्चन फ्री का होता है, मैं आपको बताऊँ, लास्ट क्वेश्चन जो होता है ये फ्री का होता है, क्योंकि डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जो फ्यूचर को भी ध्यान में रख के किया जाता है, आपको पता ही होगा, सतत विकास जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स टू प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन से कॉम्प्रोमाइज भी ना किए हुए आज को ऐसे उपयोग करना कि फ्यूचर भी उसको भी, जैसे पेट्रोलियम वगैरह का, नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप बढ़िया से लिख सकते हैं, आप क्या इसको डिफाइन नहीं कर सकते, फ्री के नंबर होते हैं ये, तो इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए इस सेगमेंट को मैं, मतलब इस सैम्पल पेपर को मैं खत्म करता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे बिजनेस स्टडी या अकाउंट का, तो मैं उसका भी बना दूंगा, पर उसका सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसका समय लूंगा, तो बस बताने में और समझाने में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप कैसे पेपर आता है मेरे से अच्छा आपको सैम्पल पेपर अगर कोई यूट्यूब पर समझाया हो तो बताना, मैं भी देखूंगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं घमंड बोल रहा हूँ, मैं अच्छा बताएं ये मैं कह सकता हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास है। कभी भी याद रखना, आत्मविश्वास और अहंकार एक ही घर के दो सदस्य हैं। बस अहंकार का मतलब होता है सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और विश्वास का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। तो आप कभी भी अहंकार मत करिएगा, अगर आपसे कभी हो भी जाता है, क्योंकि आप ह्यूमन हैं, आपसे मिस्टेक होती है, और उसको कोई गलत ले लेता है कि आपने अहंकार दिखाया, ये किया वो किया, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आपने उसका पश्चाताप किया, आपने उसको माना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप सही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही, अहंकार न करें। मेरा हमेशा, मैं अपने स्टेटस में, अपने उसमें, जब से मैं जानने लायक हूँ, जब से थोड़ी मुझे नॉलेज हुई है, मैं यही कहता हूँ अहंकार उस चीज़ का करना चाहिए जहाँ पे अगर आपको कोई वो लगे कि चलो ठीक है, जहाँ पे उसकी उपयोगिता है। यानी देखो, राक्षस और भगवान में दो ही अंतर है। राक्षस क्या करते हैं, बिना डिमांड की सप्लाई करते हैं। देखो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर पढ़ा रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं मेरा कहीं ना कहीं फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इसी भाषा में आपको जवाब देना चाहूँगा, और मैंने ये सुना है कहीं से, इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई जो होता है, एक वर्ड होता है इकोनॉमिक में। कई लोग क्या करते हैं, राक्षस का काम क्या होता है, बिना डिमांड के सप्लाई करते रहते हैं, वो राक्षस है। पर भगवान क्या करते हैं, जहाँ डिमांड जैसी होती है वैसे करते हैं। तो आप जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई करिए। कई बार सप्लाई अगर गलत चीज़ की है तो आप डिमांड, अगर सप्लाई वो डिमांड गलत चीज़ की है तो आप सप्लाई मत भी करिए, जितना हो सके आप उससे
नेगलेक्ट करिए, दूर रहिए, ये आपके लिए उचित है। पर कहीं कहीं जगहों पे अगर आप नहीं करते हैं तो आपको लोग कमज़ोर समझ लेते हैं और अजीब समझ लेते हैं, या वो और समझ लेते हैं उनकी प्रॉब्लम है, उससे कोई आपको दिक्कत वैसे भी नहीं है। बट मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो सीधा और कमज़ोर, आज अगर लास्ट में 5 मिनट मैं मोटिवेशनल जरूर लेता हूँ, जो मेरे अंदर ज्ञान है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सुन रहे हैं, आई होप ही कोई इतनी दूर तक ये वीडियो देख रहा होगा, अगर देख रहा है तो सीधा और कमजोर में दो ही अंतर होता है। सीधा का मतलब ये होता है कि वो उठा के पटक देगा आपको, पर वो पटक नहीं रहा। कमजोर का मतलब वो पटक ही नहीं सकता। ध्यान से अगर आप देखें इन दो वर्ड में बहुत अंतर है। तो चलिए, बहुत हो गया भाषण, बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गया सम्मान। अब आगे बढ़ते हैं और जो है आगे क्या बढ़ते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट करिए, बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।